नमस्कार दोस्तों, जीएस विद स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे संविधान का भाग नंबर 1 और जिसकी हेडिंग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक को शामिल किया गया है और ये दोनों बातें ही ध्यान भी रखनी है आपको। अब हम देखते हैं इसमें वन बाई वन करके सभी अनुच्छेदों को देखेंगे। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया जिसका अर्थ भारत है, जो कि राज्यों का संघ होगा। तो ये वाली लाइन है अनुच्छेद 1 में जो लिखी हुई है। अब हम इसमें समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का अर्थ क्या है। तो इसमें पहली बात है कि इसमें भारत के लिए दो शब्द यूज हुए हैं, इंडिया और भारत। यहाँ पर कहीं भी हिंदुस्तान शब्द यूज नहीं हुआ है। ये भी इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में क्या हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ है? तो आप कहोगे कि नहीं लिखा हुआ है, हिंदुस्तान नहीं है, केवल दो ही शब्द है, या तो इंडिया है या फिर भारत है। और आर्टिकल 1 में तो स्पेसिफिकली इंडिया जिसका अर्थ है भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। एक अलग से एक टर्म है, देखिए ये वाली यूनियन या फिर संघ, ये क्या है? तो इसे हम ऐसे समझेंगे, यूनियन वर्सेस फेडरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज़ है, यूनियन वर्सेस फेडरेशन। और ये कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के संविधान की एक बहस भी है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में यूनियन लिखा हुआ है और अमेरिकी संविधान में फेडरेशन लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या अंतर है इन दोनों में। भारत में राज्य आपस में बिना किसी संधि या समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। अर्थात जब भारत का एकीकरण हुआ था तो राज्यों के साथ में कोई भी समझौता नहीं हुआ था। राज्यों से कहा था कि आप केंद्र में विलय करिए। जैसे ये सेंटर है, ये केंद्र है, तो केंद्र में राज्यों का विलय करवाया गया था। ऐसा नहीं था कि आपस में राज्य आकर के जैसे एक राज्य है, दूसरा राज्य, तीन राज्य, इन्होंने आपस में आकर के केंद्र का निर्माण नहीं किया, राज्यों का केंद्र में विलय हुआ था। तो ऐसा था, ये इस लाइन का यही मतलब है। दूसरा मतलब ये भी है इस लाइन का कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका क्या मतलब है? विनाशी का मतलब होता है विनाश हो जाना, अर्थात नष्ट हो जाना, टूट जाना। तो राज्य टूट सकते हैं, अर्थात जैसे आज राजस्थान राज्य है तो हो सकता है कल राजस्थान ना रहे और राजस्थान का नाम बदल करके दूसरा कर दिया जाए, या फिर राजस्थान के क्षेत्रों में परिवर्तन हो जाए। और विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब हमारे यहाँ जो भारत का जो क्षेत्र है तो वो भारत का क्षेत्र ही रहेगा। अर्थात ये वाला जो हमारा भारत है, ये वाला जो हमारा भारत है, ये पूरा भारत का क्षेत्र तो भारत के पास ही रहेगा। लेकिन राज्य अपने क्षेत्र को लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं भारत में। दूसरा अर्थ यूनियन का ये भी होता है कि यहाँ पर राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, कि एक बार यदि केंद्र से मिल गए तो बस मिल गए, कभी फिर अलग नहीं होंगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यूनियन का मतलब उस महासागर से है जिसमें राज्य रूपी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं। फिर नदियाँ कभी महासागर से अलग होती हैं? नहीं होती, एक बार मिल गई तो मिल गई। तो ऐसा है ये, अर्थात भारत में यदि कोई राज्य एक बार मिल गया तो वो मिल गया, कभी भी अलग नहीं हो सकता है। इस यूनियन टर्म का मतलब यही है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी इसे हम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं अमेरिका के संविधान में क्या है। तो उन्होंने यूनियन टर्म को नहीं लिया, उन्होंने फेडरेशन को लिया। हुआ क्या था, जब अमेरिका आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, वहाँ भी अंग्रेज़ों का ही शासन था। तो वहाँ पर क्या था कि राज्य एक दूसरे के पास आए और सभी राज्य बैठे एक टेबल पर और सभी ने आपस में समझौता किया और एक केंद्र का निर्माण किया। अर्थात यहाँ राज्य आपस में समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने एक शर्त रखी कि हम अविनाशी राज्य रहेंगे, अर्थात राज्य जो हैं वहाँ पहले से ही 49 राज्य थे जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। बाद में एक राज्य वहाँ पर नया जुड़ा, अलास्का। तो आज भी वहाँ पर 50 राज्य हैं, मतलब कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हुआ है और ना ही एक राज्य से दो राज्य बने हैं। तो जो राज्य अमेरिका आज़ाद हुआ था तब थे, आज भी उतने ही राज्य हैं। का विनाशी संघ है, अर्थात केंद्र है, केंद्र का विनाश हो सकता है, राज्य स्वतंत्र हो सकते हैं यहाँ पर फेडरेशन में। तो इसे हमें ध्यान रखना है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। तो ये दोनों चीज़ देख ली कि यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या है और फेडरेशन का मतलब क्या है। तो ये था अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 ये है कि इंडिया जिसका अर्थ है भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। तो इसमें इंडिया और भारत है भारत के लिए, और संघ का मतलब हमने समझ ही लिया। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 2। यह है अनुच्छेद नंबर 2। इसमें है नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। जैसे कि अब मान लीजिए कि ये भारत है,
ये भारत है। तो यहाँ पर ये नेपाल है। तो कल को मान लीजिए नेपाल भारत में विलय होना चाह रहा है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद नंबर 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत का एक नया राज्य बन जाएगा। तो ऐसे है ये नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। ये बात ध्यान रखना, कौन करता है? संसद करती है। संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। और ये कौन करता है? ये संसद करती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या? कई सारी बातें हैं, आगे भी हैं अभी इसमें कई सारी बातें हैं। किसी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य को किसी राज्य के भाग में मिलाकर संसद एक नया राज्य बना सकेगी। सीधा सा बात यह है कि आज मान लीजिए ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, तो कल को इन दोनों को तोड़ करके एक नया राज्य यहाँ बनाया जा सकता है। हो सकता है राजस्थान से अलग करके कोई राज्य बना दें, अलग से यूपी से अलग करके कोई राज्य बना दें। तो ये वाली बात यहाँ पर है। ये अब हम देखते हैं इसके दूसरा भाग क्या है इसमें। यहाँ पर दूसरी बात है कि किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना या कम करना, ये कौन करेगी? संसद करेगी। किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है या फिर उसे कम भी कर सकती है। बढ़ाना तो इसमें आर्टिकल 3 के क्लॉज 2 में है और कम करना आर्टिकल 3 के क्लॉज 3 में है। आर्टिकल 3 के क्लॉज 4 में क्या है? किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। ये कौन करेगी? ये सब संसद ही करती है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। और इसमें क्लॉज 5 में है किसी राज्य का नाम बदल सकेगी। कल के लिए मान लीजिए उन्हें लगता है कि राजस्थान का नाम राजस्थान ठीक नहीं है, तो ऐसे में से ये चेंज करके राजपूताना कर सकते हैं। चेंज करके मान लीजिए चलो हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, अब राजस्थान का नाम कर दो केरलम, तो हो सकता है राजस्थान का नाम बदल के कुछ भी कर सकते हैं। मतलब केरल वेरल तो क्यों ही करेंगे, पर हाँ कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। अब हम इसमें थोड़ी इसके आउटकम्स देख लेते हैं क्या है। देखिए, अब राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल या विधानमंडलों की राय जानने हेतु एक प्रस्ताव भेजेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक राज्य का नाम बदलना है या फिर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, कुछ भी करना है, तो जो राज्य उस परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है उस राज्य के विधानमंडल की राय जानने हेतु एक प्रस्ताव भेजा जाता है। और कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्य विधानमंडल की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। समय सीमा मतलब ये राज्य विधानमंडल कितने समय में राष्ट्रपति को अपनी राय देंगे, तो ये राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे कि इतने समय में देंगे। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही इस प्रकार का विधेयक संसद के किसी भी सदन के समक्ष रखा जाता है और संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पास करते हैं इस प्रकार के विधेयक को। राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं और संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 3 के बारे में। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 4 बहुत छोटा है और उसमें 2 और 3 से रिलेटेड ही कुछ बातें हैं। अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन की प्रक्रिया अर्थात आर्टिकल 368 भाग 20 में शामिल नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी हो रहा है वो साधारण विधेयक के तहत होगा, संविधान संशोधन उसमें नहीं किया जाएगा। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 4 में लिखी हुई है ये बात। तो अब हम देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट केस है इस आर्टिकल 4 पर ही, बेरुवाड़ी वाद है 1960 का, 1960 का। तो ये है क्या? इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारत के भूभाग को किसी दूसरे देश को देने के लिए संविधान संशोधन करना होगा। ये बात ध्यान रखनी है कि भारत का कोई भूभाग है वो दूसरे देश को दे रहे हैं तो तब तो संविधान संशोधन करना होगा। लेकिन यदि कोई दूसरे देश का भूभाग भारत में शामिल किया जा रहा है तो वो साधारण प्रक्रिया के तहत शामिल होता है। भारत का भूभाग दूसरे देश को देना है तो उसके लिए संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये वाली बात कहाँ कही गई है? ये बेरुवाड़ी वाद 1960 में कही गई। ये केस था क्या? 1959 में भारत द्वारा बेरुवाड़ी क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान
और पूर्वी पाकिस्तान का मतलब आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया था। तो तब ये केस उत्पन्न हुआ था, तब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। और इस समय न्यायमूर्ति कौन थे? गजेंद्र गटकर जी थे इस समय, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिन्होंने ये फैसला दिया था, वो न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर थे। तो क्या कभी संविधान संशोधन हुआ है ऐसे कि किसी को, दूसरे देश को हमने कोई भूभाग दिया है क्या ऐसे? हाँ दिया है ऐसे हमने एक बार भूभाग। तो देख लेते हैं कब दिया है। तो इसकी जब हमने जो भूभाग दिया था उसके लिए 100वां संविधान संशोधन 2015 किया गया था। और इसके तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन हुआ था। प्रथम अनुसूची में क्या होगा? क्योंकि प्रथम अनुसूची में राज्यों के क्षेत्र के बारे में बताया गया है और राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है 100वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस वजह से ये प्रथम अनुसूची में भी संशोधन हुआ था। अब ये था क्या? भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को कानूनी मान्यता दी गई थी। मतलब क्या हुआ था इसमें? 111 गांव, इनक्लेव कहते हैं उनको वहाँ बांग्लादेश में, भारत में गांव कहते हैं। तो ये बांग्लादेश को दिए थे भारत ने 111 गांव, और 51 गांव भारत को मिले थे। ये आप देख लेना, ये कोई क्षेत्रफल वेत्रफल दे रखा है वो आप देख लेना। तो भारत को 51 गांव मिले थे, 111 गांव हमने बांग्लादेश को दिए थे। देखो बांग्लादेश है वो कुछ इस तरह का है। इस सीमा को सीधा करने के लिए ये समझौता हुआ था, ये भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। ये जिगजैग सीमा है जिससे सीमा का जो प्रबंधन है वो आसानी से किया जा सके। तो उसके लिए ये 100वां संविधान संशोधन 2015 संविधान में किया गया था और ये समझौता किया गया था। और इसी के तहत अब जैसे ये वाला रीजन ये बांग्लादेश का है तो भारत में आ जाएगा, और ये वाला रीजन भारत का बांग्लादेश में चला जाएगा। तो ऐसे करके कुछ समझौता हुआ था। उसमें 111 गांव तो भारत ने बांग्लादेश को दिए और 51 गांव बांग्लादेश से भारत को प्राप्त हुए। तो ये था 100वां संविधान संशोधन। एक कॉन्सेप्ट है गुजराल डॉक्ट्रिन। हालांकि ये कोई वनडे एग्जाम में तो आता है नहीं, पर पता नहीं क्या जाने एग्जामिनर जाने क्या पूछ ले, तो एक दफ़े के लिए देख लेते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है? ये है कि इंद्र कुमार गुजराल थे, तो इन्होंने कहा था कि जो हमारे छोटे पड़ोसी देश हैं जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, उनके प्रति भारत को एक बड़े भाई की तरह रहना चाहिए और उनसे कोई हमें हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनसे कोई हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो ये कहा था गुजराल डॉक्ट्रिन। इंद्र कुमार गुजराल थे, उन्होंने ये कहा था। अब हम देखते हैं भारत बांग्लादेश शरणार्थी समस्या, इसी से रिलेटेड है, भाग 1 से ही रिलेटेड है ये। और कई बार एक क्वेश्चन आता है चकमा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। आपको लगेगा कि ये तो फालतू की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चकमा शरणार्थी समस्या। चकमा एक जनजाति है जो बौद्ध धर्म को मानती है और इसका निवास है चटगांव पहाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश। 1971 से यह भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के क्षेत्रों में रह रही है। तो ऐसा क्या हो गया 1971 में जो ये बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आ गए? हाँ, कुछ हुआ था। 1971 में बांग्लादेश निर्माण के दौरान हिंसा हुई थी। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है, शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनके नेतृत्व में ये सब चीज़ हुआ था। तो वहाँ पर हिंसा हुई थी क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था उन्होंने आर्मी उतार दी थी और आर्मी ने वहाँ के लोगों पर अत्याचार ढाए थे। तब वहाँ की एक जनजाति थी, ये बौद्ध धर्म को मानती थी, चकमा जनजाति। तो ये बांग्लादेश को छोड़ करके भारत में आ गई, तो ये शरणार्थी रह गए ना भारत में, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना, चकमा जनजाति कहाँ की? बांग्लादेश की है। और आजकल कहाँ रह रही है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय में। अब हम देखेंगे देसी रियासतों का विलय। ये भी पहले भाग से ही संबंधित है, तो इसलिए हमें ना यही देखेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय लगभग 562 देसी रियासतें थी। ये लगभग है, हो सकता है कि 556 कहीं लिखी आ जाए, कहीं 560 हो, तो इसे ऐसे 562 लगभग 562 देसी रियासतों में से 3 रियासतों को छोड़कर अन्य सभी रियासतों ने भारत विलय पर स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो आपको ये बताना है अब आपको कि रियासती समिति या फिर रियासती विभाग थे, उसके अध्यक्ष कौन थे और उसके सचिव कौन थे।
क्योंकि हम इसे पढ़ चुके हैं जब हमने संविधान सभा पढ़ी थी, तो तब हमने इसे पढ़ा था। तो इनमें से 3 का मामला फंसा था। तो ये 3 कौन-कौन है? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो इनके बारे में देख लेते हैं। फिर इनका कब भारत में विलय हुआ, क्योंकि आज तो भारत के हिस्से हैं। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, और जम्मू कश्मीर ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, अर्थात विलय पत्र था, उस पर 26 अक्टूबर 1947 को साइन करे थे। तो तब ये भारत का भाग हो गए थे 26 अक्टूबर 1947 को। हैदराबाद देख लेते हैं। हैदराबाद के जो राजा थे उनका नाम था निजाम मीर उस्मान अली। तो देख लेना, ये निजाम है ना, ये बहुत पुराने हैं ये। और जब मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, तो तभी ये वहाँ के शासक बन जाते हैं हैदराबाद के। तभी से फिर ये लगातार रहते हैं। बाद में फिर मराठी इनको हराते हैं 1-2 बार। ये इतिहास की बात है, हम इतिहास में देखेंगे। हालांकि अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि वहाँ के शासक का नाम था निजाम मीर उस्मान अली, और इन्होंने 17 सितंबर 1948 को भारत में इनका विलय करा गया था। इन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर डायरेक्ट साइन नहीं करे थे, भारत की सेना ने इनसे साइन करवाए थे। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। भारत की सेना हैदराबाद में उतारी गई थी, क्योंकि हैदराबाद का जो शासक था वो अत्याचार कर रहा था वहाँ की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पर। तो एक संगठन था वहाँ पर रजाकार। ये संगठन हैदराबाद के जो शासक है निजाम मीर उस्मान अली, इन्होंने ही बनाया था भारत की सेना से लड़ने के लिए। तो भारत की सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया। एक अलग से रियासत है जिनका नाम है जूनागढ़। ये जूनागढ़ गुजरात वाले क्षेत्र में थी ये, और यहाँ के शासक का नाम था महावत खान। ये कुत्तों को बहुत पसंद करते थे, डॉग्स को बहुत पसंद करते थे। और इनका भारत में जो विलय हुआ था वो होता 20 फरवरी 1948 को, और ये जनमत संग्रह अर्थात प्लेबिसाइड के माध्यम से हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये देशी रियासतों का विलय ऐसे हुआ था। अब हम देखते हैं 1950 में भारत की स्थिति कैसी थी। 1950 में संविधान के लागू होने के पश्चात भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। श्रेणी ए, बी, सी, डी। अभी हमने जो लास्ट वाली क्लास पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था बी श्रेणी। तो तब हमने कहा था कि हम इसे भाग 1 के समय पढ़ेंगे। तो अब देख लीजिए, श्रेणी ए में क्या है? ब्रिटिश प्रांत, जो कि 9 थे, ब्रिटिश भारत वाले थे ये। श्रेणी बी में बड़ी रियासतें थी। श्रेणी सी में छोटी रियासतें और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये 4 है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब इनके आपको नाम बताने हैं, क्योंकि हम इसे संविधान सभा वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं चारों के नाम। श्रेणी डी में था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम देखेंगे राज्यों का गठन। राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ है। आज जो हम 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश देखते हैं, वो कैसे हुआ है, प्रारंभ में क्या समस्याएं थी, तो वो सब चीज़। स्वतंत्रता के पश्चात एक भाषा, एक राज्य के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी थी। तो इससे रिलेटेड कि भाषा आधार रखा जाए या ना रखा जाए राज्यों के निर्माण का, तो कुछ आयोग बने थे। पहला आयोग था एस.के. धर आयोग। ये जून 1948 में बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। इनकी क्या सिफारिशें थी? किसी भी राज्य के गठन का आधार भाषा नहीं हो सकती है। राज्यों के गठन में प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सुविधा को ही ध्यान में रखा जाएगा, प्रशासनिक सुविधा को ही ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था एस.के. धर आयोग जी ने। इसे प्रांतीय भाषाई समिति भी कहा जाता है, और इस नाम से क्वेश्चन आ चुका है। और ऐसे भी आते हैं कि एक तरफ एस.के. धर आयोग लिख देंगे, दूसरी तरफ उनकी डेट लिख देंगे। तो ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद फिर दूसरी कमेटी बनाई गई थी जे.वी.पी. समिति। ये दिसंबर 1948 में बनाई गई थी। अब इसमें ये जे का, वी का और पी का ये एक्रोनिम्स हैं। इनके कुछ नाम है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जे का मतलब है, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। तो ये लोग इसके सदस्य थे, तो इसलिए ऐसे इनका नाम है। किसी भी राज्य के गठन का आधार भाषा नहीं हो सकता है, तो इन्होंने भी कह दिया कि भाषा को तो कम से कम हम आधार नहीं मानेंगे।
देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन रोक नहीं दी जाए, राज्यों का गठन किया जाए, ऐसा था उन्होंने कहा था कि राज्यों का गठन किया जाए। कि आधार क्या होना चाहिए, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, ये बढ़नी चाहिए। एकता बढ़े और अखंडता बढ़े, सुरक्षा बढ़े, तो ये बढ़नी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसा ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जीबीपी समिति ने कहा था, ये वाली बात है। अब इससे आगे क्या हुआ था, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग कर रहे पोटी श्री रामुलु का आमरण अनशन के दौरान निधन हो गया और 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था और ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये हजारों दफ़े आया हुआ है प्रश्न कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। तो ये कौन था, आंध्र प्रदेश था। कब बना था, 1 अक्टूबर 1953। तो वहाँ के अनशनकारी का नाम क्या था, पोटी श्री रामुलु। तो इनकी मृत्यु हो गई थी तो आमरण अनशन के दौरान, तब फिर इसे बनाना पड़ा था। फिर इसके पश्चात एक आयोग ही बना दिया था भारत सरकार ने और उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसे हम कई बार फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, इसलिए इन्हें फजल अली आयोग कहा जाता है। सदस्य थे के.एम. पडेक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1953 में, रिपोर्ट 1955 में इन्होंने दी थी। प्रमुख सिफारिशें, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, इन्होंने ये कहा था, लेकिन राज्यों के गठन का एकमात्र आधार भाषा नहीं हो सकती है, ऐसा भी इन्होंने कहा था। आगे उनकी सिफारिश थी कि राज्यों के गठन से भारत की एकता और अखंडता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये कॉमन ही सिफारिश है, सबकी सिफारिश है। ये प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इन्होंने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा सकते हो, कि संपूर्ण भारत में 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, कि कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेशों की बात करी थी राज्य पुनर्गठन आयोग ने। तो ये वाली बात है। अब इसी की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने, तत्कालीन भारत की केंद्र सरकार ने 7वां संविधान संशोधन 1956 किया था। तो इसमें क्या क्या किया, इनके द्वारा राज्यों की श्रेणी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा संपूर्ण भारत में 14 राज्य एवं 6 यूनियन टेरिटरी अर्थात संघ शासित प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा था कि आप 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में अर्थात भारत सरकार ने क्या करा, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए। अब हम देख लेते हैं 14 राज्य कौन कौन से हैं। ऊपर से ही चालू करेंगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बम्बई तब मतलब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिलाकर का, मैसूर आज का कर्नाटक है, केरल, मद्रास आज का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश। बाद में फिर इन्हें तोड़ तोड़ के आजकल ये 28 राज्य बने हैं। यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप, ये एक ही था पूरा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ऐसे करके। अब हम देख लें 1956 से 2024 तक राज्यों का गठन कैसे कैसे कब कौन सा राज्य बना है। तो बम्बई मतलब ये प्रारंभ में, और इससे टूटकर क्या बना, ये यहाँ है। तो 1960 में बम्बई को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय के तहत प्राप्त किया गया और तब इसे राज्य नहीं बनाया गया था 1961 में। बाद में अभी इसको बाद में बनाएंगे राज्य। 1987 में बनाया जाता है गोवा को राज्य, तब देखेंगे अभी। 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया असम से अलग करके। 1966 में पंजाब था, पंजाब को तोड़कर पंजाब, हरियाणा तो राज्य बनाए गए और चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन 1971 में इसे राज्य बना दिया गया। 1972 में असम से अलग करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य बनाया गया।
1975 में सिक्किम का विलय किया गया और उसे स्टेटहुड दे दी गई, अर्थात राज्य बना दिया गया सिक्किम को। और 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, मिजोरम को राज्य बनाया गया। अब हम देखते हैं 2000 में। तो 2000 में 3 राज्य तोड़ करके 3 नए राज्य बनाए गए, जैसे एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़, बिहार से अलग करके झारखंड और यूपी से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया और 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को तोड़कर जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी बना दी गई। दादर नागर हवेली व दमन दीप को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, मिलाकर के एक बना दिया गया। तो अब वर्तमान में स्थिति क्या है कि 28 तो राज्य हैं प्लस 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब एक अलग से कॉन्सेप्ट है एनसीआर वाला। एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, और 1992 में ये एनसीआर बनाया गया है। इसके लिए 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया है। और अब देख लेते हैं कि किस राज्य में कितने जिले आ रहे हैं एनसीआर से। जैसे हरियाणा में 14 जिले हैं, राजस्थान में 2 जिले हैं, दिल्ली तो पूरा ही है, उत्तर प्रदेश में 8 जिले हैं एनसीआर में। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। अब राज्यों के नामों में परिवर्तन 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1969 में मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु। 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक। फिर 1973 में लक्षद्वीप, मिनीकोर, अमीनी द्वीप का नाम बदल के लक्षद्वीप। 1992 में दिल्ली का नाम बदल के एनसीआर। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड। फिर 2006 में पांडिचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी, और 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया। अब हम ये और देख लेते हैं, दमनदीप और गोवा 1961 पुर्तगालियों से और ऑपरेशन विजय के तहत, ये पुर्तगालियों से प्राप्त किया है ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में। पुदुचेरी 1954 में फ्रांसीसियों से, और दादर नागर हवेली 1954 में पुर्तगालियों से प्राप्त किया है। तो यहाँ पर ये होता है ख़त्म। थैंक यू।